नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। आप देख रहे हैं रणनीतिक 51 बैच का एक हिस्सा है रट्टा मार सीरीज। और जिन्होंने भी रणनीतिक 51 बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मात्र 1499 रुपये में उपलब्ध है ना। रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत आपको लगभग 100 से 140 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और उसके साथ आपको एक पॉकेट सीरीज भी दी जाएगी। और साथ ही साथ में एक बम्पर ऑफर के साथ में आपको लगभग 10,000 क्वेश्चन, जिसमें 100 से 110 एफएलटी बनने वाली है। जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से आपको डील करनी है, कैसे आपको सिली मिस्टेक से बचना है, कैसे एग्जाम के दौरान आपको धैर्य रखना है, किन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है, किन क्वेश्चनों को आपको डील करना है। इन सब छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको मात्र 1499 रुपये में उपलब्ध रहे। अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज रट्टा मार जो हमारा रणनीतिक 51 बैच है उसकी तुरंत आप इंक्वायरी लिए रक्षा एकेडमी के ऐप पर, है ना। और आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा रट्टा मार सीरीज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। बौद्धिक संपदा अधिकार वैसे अधिकार रहते हैं जो मानव अपने दिमागों से मतलब उनको इनोवेटिव करता है और पूर्व में इससे पहले कोई ऐसा इनोवेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा मेंस के काम में आएगी। ठीक है ना, पर प्रीलिम्स के क्षेत्र में इसकी परिभाषाओं का ज्यादा संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है उसमें सीधा सा लिखा गया है कि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा, है ना। आपको दो वर्ड है, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई भी, या तो कोई व्यक्ति कर ले या कोई संस्था है, कोई भी रचना, संगीत, साहित्य, कृति, कला, खोज, नाम आदि अथवा डिजाइन। रचना, संगीत, साहित्य, कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्थाओं को का जो इनोवेटिव करती है उनको बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई है ना। फिर उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट जो रहता है कि बौद्धिक संपदा का जो फिक्शन है ये आया कहां से, है ना। तो 2024 के संबंध में बौद्धिक संपदा जो दिवस है आपको इसकी थीम याद कर रखनी है 2024 और 2025 की। क्या पता प्री में थीम पूछ ले, कभी कभी वो विज्ञान की थीम भी पूछ लेता है कि साइंस डे की तो थीम बता दीजिए। तो बौद्धिक संपदा की जो थीम है वर्ष 2024 में, ठीक है ना, 24 में क्या थीम रही थी? वो थीम रही थी कि आईपी एंड द एचडीजी, है ना, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये आपको याद करके रखना है, जिसमें जो थीम रही थी आईपी और एचडीजी में नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। ये इसकी थीम आपको रट के याद करके रखनी है। और 2025 की जो थीम है आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट, है ना। आईपीएन म्यूजिक में फील द बीट छोटी इसके जो थीम है ये आपको याद करके रखनी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एक छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में के साथ साथ भारत में प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन से हैं, है ना। बौद्धिक संपदा अधिकारों में जो आप मूल रूप से पढ़ते हो, पहला जो पढ़ते हो कॉपीराइट पढ़ते हो, दूसरा जो पढ़ते हो पेटेंट पढ़ते हो, तीसरा जो पढ़ते हो आप वो इंडस्ट्रियल डिजाइन पढ़ते हो, फिर ट्रेडमार्क पढ़ते हो, ट्रेड सीक्रेट्स पढ़ते हो। ठीक है ना, ये आपको हो गई। फिर आपको उसके पास एक और बचा है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, है ना, कि भौगोलिक सूचकांक, जो आपको याद करके रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश में नवीन नवीन भौगोलिक सूचकांक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो सारे जो नवीन भौगोलिक सूचकांक है पहला कौन सा था, है ना, अभी वर्तमान में 7-8 में से कौन सा बना है, किस जिले से संबंधित है ना, क्यों संबंधित है, इन सब की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद करके रखनी है। पर ये जो है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इनके एक्ट कब आए ये भी आपको याद करके रखना है। और इनकी अवधि, जैसे कॉपीराइट की अवधि, पेटेंट की अवधि, इनकी ड्यूरेशन कितनी है। यदि एक बार रतलामी सेम को कुछ मिला है ना, जैसे कुछ कॉपीराइट जो किसी को मिल गया, किसी म्यूजिक का उसके लिरिक्स पे जो कॉपीराइट है, तो वो कॉपीराइट उसके पास कब तक रहेगा? आजीवन रहेगा कि उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन भी है? इनको आपको याद करके रखना है। ठीक है, पहला जो हमारा है कॉपीराइट, है ना। कॉपीराइट का जो है एक्ट जो है वो आया था 1957 पे। समय समय में इनमें संशोधन भी किए गए, तो पर आपको मूल एक्ट की जो याद करके रखना है कि 1957 है। और अभी तक लगभग 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बार इसको अमेंडमेंट किया गया है। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 60 वर्ष तक रहती है।
और पेटेंट की जो ड्यूरेशन रहती है वो 20 वर्ष तक रहती है। इन दोनों की ड्यूरेशन ही आपको याद करके रखनी है, बाकी सबकी ड्यूरेशन लगभग 10 वर्ष की रहेगी, है ना। कॉपीराइट की 60 वर्ष और पेटेंट की 20 वर्ष रहता। कॉपीराइट एक्ट कब आया? 1957 में, और लगभग 6 वर्ष तक इसको संशोधित मतलब 6 बार इसको अमेंडमेंट किया जा चुका है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा आता है पेटेंट। पेटेंट जो है, जो नवीन इनोवेशन रहती है जिसमें अभी तक किसी ने ऐसा इनोवेशन नहीं किया गया, तो उसको हम पेटेंट बना लेंगे कि ये फॉर्मूला है, इसके तहत ये आया गया, तो पेटेंट है ना। पेटेंट में क्या है, इसका जो एक्ट जो आया है 1917 में आया है ना। 1970 में कॉपीराइट का कब आया? 1957 में, और पेटेंट का 1970 में, है ना। इसकी ड्यूरेशन जो रहती है वो 20 वर्ष तक की रहती है। अगला जो हमारा जो आता है ट्रेडमार्क, है ना। ट्रेडमार्क जो आता है ये किससे संबंधित है? व्यवसायिक वस्तु या सेवाओं को अलग करने के लिए एक ट्रेडमार्क बना रहेगा कि ये व्यवसायिक जो डिजाइन है ये किसका है ना, वो उसके लिए संबंधित है। एक्ट जो आया 1999 में आया है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 वर्ष है। कॉपीराइट कब आया था? 1957 में। पेटेंट कब आया था? 1917 में। और ट्रेडमार्क कब आया था? 1999 में। अगला जो हमारा आता है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है ना। व्यापारिक जानकारी की गोपनीयता, ट्रेड जो सीक्रेट्स होती है उनकी गोपनीयता है ना, उसका भी हम जो हमारा बौद्धिक आईपी जो आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हम उस पर कर सकते हैं कि गोपनीयता कितने वो समय तक रखनी है ना। तो इसकी जो है असीमित समय है, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो 3 चीजें आपको याद करके रखा है ना। एक की 60 वर्ष, कॉपीराइट की, पेटेंट की 20 वर्ष, और ट्रेड सीक्रेट असीमित, ठीक है ना। भौगोलिक संकेत, ये जो हमारा ट्रेडमार्क है इसकी 10 वर्ष आपको याद रखना है ना। 1999 याद रखना है। और अगला जो आता है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है ना, भौगोलिक सूचकांक जो है वो कब आया है? एक्ट जो है 1999 में, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 वर्ष है ना। इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव में इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो डिस्क्रिप्टिव में वो मेंस का विषय, ये प्री का विषय नहीं है। आपको मेंस प्री में क्या याद रखना है? इनके एक्ट याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, एक्चुअल में होती क्या है ये याद रखना है, ठीक है। फिर भौगोलिक संकेतक जो है विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति व प्रयुक्त संकेतक, है ना। जैसे मान लो कड़कनाथ मुर्गा की जो प्रजाति है वो सिर्फ झाबुआ अलीराजपुर में उसको मिल रखा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ने भी समय समय पर उस पर वो करा है, पर अब वो 10 साल बाद ही उनको मान्यता मिलेगी अगर उन्होंने क्लेम करा तो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो गोंड पेंटिंग है उसका भी एक भौगोलिक संकेतक है, इसी क्षेत्र में है। पिथौरा है, उन सब पे सब जीआई टैग इनको मिला है। रतलामी सेव है क्योंकि उसकी रेसिपी अलग है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन में किसी लेख का सजावटी और सौंदर्यीकरण पहलू है। कंपनियों को मिलने वाली जो लोगो है वो हो गई अलग अलग कारों का। जो एक्ट आया था वर्ष 2000 में, इसकी भी 10 वर्ष तक की ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो चलो ठीक है, सबको मिल गया, है ना। आईपीआर में हमने 5-6 चीजें पढ़ ली, कॉपीराइट पढ़ लिया, पेटेंट पढ़ लिया, ट्रेड सीक्रेट पढ़ लिया, है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन पढ़ ली, है ना, फिर जीआई टैग पढ़ लिया। पर इनको रेगुलेट कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये है वो है ना। तो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो है, वो कौन सा है? विश्व बौद्धिक संपदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव प्लान हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई है वो 14 जुलाई 1967 में हुई है। कब हुई है विपो की स्थापना? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है 14 जुलाई 1967 में हुआ है। फिर उसके बाद यह 1970 में अस्तित्व में आया, है ना। 1967 में तो इसकी स्थापना हुई, पर इसका जो फॉर्मुलेशन हुआ वो अस्तित्व में कब आया, रोल आउट हुआ 1917 में, और 1979 में इसका अमेंडमेंट हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस संगठन का जो मुख्यालय वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके देश कितने हैं? तो 193 कंट्री, जो भी 193 कंट्री है इसके सदस्य है। भारत इसका सदस्य कब बना? 1975 में बना, है ना। 5 चीजें आपको याद हो गई कि विपो 1967, है ना। भारत इसका सदस्य कब बना? 1975। मुख्यालय इसका कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। और जो जितने भी इसके अंतर्गत 26 संधियां आती है, और जितने भी जो ग्लोबल रैंकिंग जो होती है कॉपीराइट किसको क्या देना है, अगर इस पर कोई विवाद का विषय है तो वो विश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के अंतर्गत आता है कि अगर विवाद है तो वो वहां पर जाएगा, वो लोग उसको एनालाइज करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। अगर विवाद का विषय है तो उसके पक्ष में वो निर्णय सुनाता है। अगर कोई दो पक्षों में झगड़ा होता है तो हम या तो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर एक संस्था तो बनी रहेगी ना। तो ऐसी आईपीआर से संबंधित मुद्दों के लिए विपो है, ठीक है। यही फिर ये आ गया पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है ना।
इन सब चीज़ों पे भौगोलिक संपदा पे हम जाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग है उनके बारे में हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव से पढ़ेंगे। पेटेंट कॉपीराइट की परिभाषा से संबंधित कोई हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, पर आपको याद रखना है कॉपीराइट एक्ट जो 1957 में आया था, पेटेंट 1917 में आया था, फिर उसके बाद 1990 में आया था, फिर एक 2000 उसमें आया था, ठीक है ना। जो ट्रेड सीक्रेट है वो असीमित है, उसका कोई समय नहीं है, ठीक है ना। बाकी का 60 वर्ष 20 वर्ष वो 10 वर्ष है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसमें कितने बौद्धिक है, कितने जीआई टैग है, किस पे कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो क्या है, एमपी में 2017-18 में पेटेंट फाइलों की जो संख्या कितनी थी, 190 थी। फिर वर्तमान में 2020-21, 2017-18 में 190 थी, 2020-21 तक 398 हुई, इस पे 109.47% की वृद्धि दर्ज की गई। मतलब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अपने आप पेटेंट कॉपीराइटों की भी भरमार हो गई, क्योंकि लोगों में जागरूकता हो गई कि धीरे धीरे हमको अपना पेटेंट भी करना चाहिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और ये सब धीरे धीरे जानकारी लोगों तक पहुंचती गई, फिर उनको पता चला कि नहीं नहीं, मैं अगर कोई साइट बना रहा हूँ तो इसको पहले ही पेटेंट करा सकता हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं कर दे। मैं कोई गाना डाल रहा हूँ, फेमस इन्फ्लुएंसर है, तो कोई टी सीरीज वाला है, दूसरा कोई कॉपीराइट नहीं कर दे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जैसे जैसे बढ़ा तो लोगों में जागरूकता आई, फिर एकदम से आपको पॉपअप देखने को मिला, तो 109.44% की वृद्धि 4 से 5 सालों में देखी गई, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो विगत वर्षों में जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, है ना, उसमें हम देखेंगे कि जीआई टैग अलग अलग जिलों में अलग अलग है। जैसे चिन्नौर चावल, बालाघाट, काली मूंछ का जो चावल है ना, ये बालाघाट हो गया। बारासिवनी की जो साड़ी है ये भी बालाघाट हो गया। सरबती गेहूं सीहोर का है, इनको जीआई टैग मिला है। महोबा और देवसारी पान है, जिसे उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया गया है ना। देवसारी पान वाला किसमें हमने पढ़ा था, तो हमने सीधा छतरपुर के संबंध में उसको पढ़ा था। तो ये है कि जीआई टैग है। फिर हम पत्थर शिल्प के बारे में पढ़ेंगे, जबलपुर नर्मदापुरम वाला, ठीक है ना। कहीं कहीं हमने बाग प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, बाटिक प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जीआई टैग मध्य प्रदेश में मिले गए, है ना। ये सब चीजें, ये आंकड़े आपको मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा, पर एक सरसरी निगाहों में इस पे देख लेना कि कितने चालू हुए, है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो आंकड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में 646 से दायर किए गए जो डिजाइन है 22,699, और एमपी में उसमें जो डिजाइन है टोटल 441 है ना। इस पे एक लाइन पे आपको थोड़ा सा फोकस निगाहों पे देख लेना। कभी कभी आंकड़े वो पूछ ले, पर इतने डेप्थ में और आंकड़ों की संख्या के बारे में शायद नहीं पूछेगा वो, पर आप कोई भी चूक आपसे नहीं हो तो इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी करके रखिएगा। अगला जो हमारा है, मध्य प्रदेश को जीआई टैग, है ना, जो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि के तहत जो जीआई टैग जो मिलते हैं, वो एमपी में जीआई टैग कब से स्टार्ट हुए और कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिले, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है ना। जीआई टैग क्या है, एक विशिष्ट भौगोलिक संकेतक है ना, ताकि उस क्षेत्र की पहचान उससे जुड़ी रहे और उसका प्रमोशन, ब्रांडिंग और प्रचार करना। जीआई टैग देना मतलब उसके ब्रांडिंग और उसको प्रचार करना और क्षेत्रीय असंतुलन और समाज के विकास में योगदान देना, सबसे मूल मोटिव उसका यही रहता है, ठीक है ना। मतलब भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसको, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2025 तक कुल, मध्य प्रदेश में दिसंबर 2025 तक कुल जो है लगभग कितने हो गए, 26 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं, है ना। अभी तक कितने हुए जीआई टैग, जिनमें मध्य प्रदेश को 16 उत्पादों और एक विभाग, है ना। 16 उत्पाद है जिसके अंतर्गत एक विभाग, संत रविदास हस्तशिल्पकला विकास विभाग मध्य प्रदेश का पहला विभाग है। ये आपको याद करके रखना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा विभाग है जिसको जीआई टैग प्राप्त मिला है, तो संत रविदास हस्तशिल्पकला, है ना, एवं विकास विभाग। मध्य प्रदेश आपको कौन सा विभाग है, संत रविदास हस्तशिल्पकला एवं विकास विभाग, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 16 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। पहला विभाग जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, तथा 2 उत्पादों के लिए संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नागपुर संतरा, है ना। 2 उत्पाद ऐसे हैं जिसे संयुक्त रूप से, एक तो हमने पढ़ा पान वाला, है ना, दूसरा है नागपुरी संतरा, जिसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दोनों को, और मध्य प्रदेश उत्तर महोबा का देवसारी पान जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ गई अपनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। 2 उत्पाद ऐसे है, एक तो संतरा, नागपुरी संतरा एमपी और महाराष्ट्र दोनों को मिलकर मिला है, और एक देवसारी पान जिसमें एमपी और यूपी को दोनों को मिलकर एक विभाग जो है संत रविदास हस्तशिल्पकला एवं विकास विभाग, जिसको भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वो 2 मतलब समझौते आधारित जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त 3 उत्पाद ऐसे जिन्हें लोगो प्राप्त हो चुका है ना। 3 उत्पाद ऐसा है जिनको उनका
लोगो मिल चुका है। वो 3 उत्पाद कौन कौन से है? धातु शिल्प में बेल मेटल, चमड़े के खिलौने, है ना, बेल मेटल हो गया, चमड़े के खिलौने, ये इंदौर वाला है ना। बाग प्रिंट जो है इनका लोगो है, यदि प्रिंट मिलेगा तो उसके साथ आपको लोगो भी मिलेगा, जीआई टैग के साथ साथ लोगो है। तो 3 चीज कौन सी है? एक बाग प्रिंट हो गया, एक बेल मेटल हो गया और एक चमड़े के खिलौने, इनको जीआई टैग के साथ साथ लोगो भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग जो है, अब आपको याद रखना कि ये क्या है। जीआई टैग एमपी में कहां से, है ना। मध्य प्रदेश का जो पहला जीआई टैग है, चंदेरी साड़ियों को वर्ष 2005 में दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है। वर्तमान नए नए तो सब याद रखेंगे, पर एमपी में सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला है, ये भी आपको याद करने की आवश्यकता है। तो चंदेरी की साड़ियों को वर्ष 2005 में जीआई टैग मिला था। पहला आपको ये है कि 2 राज्यों के साथ कौन कौन से है, एक नागपुरी संतरा और देवसारी का पान, है ना, यूपी और महाराष्ट्र के साथ हम साझा करते हैं। और एक जो संत रविदास हस्तशिल्प कला विकास विभाग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ पहला जो जीआई टैग हमको जो मिला था वो 2005 में चंदेरी की साड़ियों को मिला था। ये आपको बालाघाट जिले के 2 जीआई टैग, बालाघाट जिलों को 2 जीआई टैग मिल गए, एक वारासिवनी की साड़ी और एक दूसरा चिन्नौर का चावल। 2 जीआई टैग उसका हो गया। आपको याद करके रख लेना है कि जीआई टैगों के नाम, कि भैया जो टोटल 21 प्लस 5 26 हमने देखे, तो उसमें 3 4 5 6 के तो नाम हम वैसे याद करके चुके हैं, है ना। जैसे धातु शिल्प बेल मेटल जो हमारा हो गया, दतिया और टीकमगढ़, इसका याद रखना। जिले के नाम आपको बहुत रट के याद करके रखने हैं। धातु शिल्प और बेल मेटल जो है, जिनका लोगो भी आपको मिलेगा, वो दतिया एवं टीकमगढ़ है। कब मिला था? 2008 में। चंदेरी की साड़ी का मैं बता चुका था, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है ना। धातु शिल्प एवं बेल मेटल 2008 में इसको लोगो प्राप्त हो चुका था। चमड़े के खिलौने इंदौर, है ना। ईयर इसका भले याद करके कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसका संबंध याद करके रखना। बाग प्रिंट धार, इसका संबंध आप याद करके रखना। महेश्वर की साड़ी खरगोन, इनको आपको याद करने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है। चंदेरी की साड़ियाँ, है ना, बाग प्रिंट धार, है ना। अब बेल मेटल दतिया टीकमगढ़, उसके बाद आप चमड़े के खिलौने इंदौर, ये तो रट गए होंगे आपको याद करते करते, पर फिर भी आप रिवीजन फटाफट हो इसके लिए मैं आपको बताते रह रहा हूँ। नागपुर संतरा का मैंने बताया था, एमपी महाराष्ट्र। फिर उसके बाद रतलामी सेव का तो रतलाम से संबंध है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में आपको जिक्र कर चुका हूँ, 2018 में मिल चुका है। चिन्नौर का चावल बालाघाट, है ना, 2000। ये कृषि उत्पाद में पहला जीआई टैग, ध्यान रखना इसका। कृषि एग्रीकल्चर का पहला जीआई टैग कौन सा है? चिन्नौर का चावल। बालाघाट में दूसरा भी है, वारासिवनी की साड़ियाँ। ठीक है। फिर देवसारी का पान मैंने आपको बता दिया था कि 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और यूपी में है ना। ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध मुगलों एवं चंदेलों ने संरक्षण किया था। देवसारी का पान ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये आपको 2021 में मिला था। सुंदरजा आम रीवा, है ना। फिर उसके बाद एक नूरजहां आम भी है। सुंदरजा आम जो है रीवा से संबंधित, 2023 में मधुमेह रोग से लाभ मिलता है। गजक जो है, मुरैना की गजक बहुत फेमस है। गोंड पेंटिंग, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग जो गोंड जनजाति में प्रचलित लोक चित्रकला है, गोंड पेंटिंग के बारे में भी बताया गया था, 2023 में मिला था, है ना। आपको याद रखना है, कृषि क्षेत्र में पहला जो जीआई टैग चिन्नौर चावल बालाघाट को मिला था, ये याद रखना है। देवसारी पान गोल्ड ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है, उसको आपको याद रखना है। 2 राज्य एमपी और यूपी साझा करते हैं। नागपुर संतरा के बारे में आपको याद रखना है कि एमपी और महाराष्ट्र उसको साझा करते हैं, ठीक है। फिर हस्त निर्मित कालीन जो है, हाथ से जो कालीन मिलती है, वो ग्वालियर है, 2023 में मिला था। लो शिल्प के क्षेत्र में डिंडोरी अगरे जनजाति समुदाय से संबंधित है। लो शिल्प जो है अगरे जनजाति समुदाय। पत्थर शिल्प जो है जबलपुर के भेड़ा घाट में जो व्हाइट मार्बल है उससे बनाया जाता है, उससे संबंधित है। कि पत्थर शिल्प का जो जीआई टैग है वो भगवान की मूर्ति आदि बनाई जाती है। बहुत है, जब आप भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात देखने जाओगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। हैंडलूम की जो साड़ियाँ है बालाघाट बारासिवनी। हैंडलूम की जो साड़ियाँ वो कहाँ है? बालाघाट बारासिवनी, है ना। हैंडलूम की साड़ियाँ जो हमारी है, ठीक है। फिर उसके बाद बाटिक प्रिंट भेरूगढ़ उज्जैन को जीआई टैग मिला गया है। फिर उसके बाद सरबती गेहूं, सियोर का गेहूं, सियोर विदिशा, ठीक है। रियावन लहसुन सिल्वर रतलाम मार्च 2000 इसको मिला है। लहसुन जो है वो सबसे ज्यादा रियावन लहसुन, है ना, सिल्वर सफेद लहसुन, एकदम चमक चांदी की तरह चमकता है। नीमच मंदसौर में तो बहुत होता है, पर रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है, तो रतलाम में ज्यादा होती है, 2024 में इसको मिला है, ठीक है। अब 5 पारंपरिक कला के क्षेत्र में जो जीआई टैग जिन क्षेत्र में मिला है उनको आप याद रखोगे कि खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, वहां इतनी बारीक नक्काशी वाले आपको वस्तुएं मिलेगी, इसी संबंधित उसको जीआई टैग भी मिला है। छतरपुर का फर्नीचर, है ना, ये कला के क्षेत्र में है, पारंपरिक कला के क्षेत्र में। इनको भी एक वर्ड यूज होता है, पारंपरिक कला
छतरपुर में जो है खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का पेपर में से क्राफ्ट, है ना। एक कला वर्ड यूज करा है, तो आपको इनको 5 नाम को रटना है, खजुराहो, छतरपुर, ग्वालियर, बैतूल, और इनको आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश की विरासत को जो जीआई टैग मिला है ना, विरासत में कौन कौन सी है, ये खजुराहो, छतरपुर, बैतूल, भरवा में ग्वालियर, दोनों एक ही बात है ना। फिर अगला जो हमारा है भौगोलिक संकेत जीआई टैगिंग, है ना। ये जीआई टैगिंग है ना, इन सब जीआई टैग जो मिला है, अभी जो नई नई चीजें हैं उनको पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है। पोतमाला और गलछलमाला, है ना, ये जो है हमारी धार, झाबुआ, अलीराजपुर में जो आदिवासी समुदाय की जो आभूषण बनाने की एक हस्तशिल्प कला है, जो पोतमाला और गलछलमाला को जीआई टैग मिला है। फिर डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर जिले में एक 4 पाका चिरौंजी है, जिसका काम क्या है, गोंड बेगा जनजाति द्वारा जंगलों से संग्रहित किया जाता, चिरौंजी है, उसको जीआई टैग मिला है। मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में जीआई टैग देना, ताकि उनकी भी उपलब्धता आपको मिलेगी, है ना। जो यूनिटी मार्के का उदाहरण है, उनके संबंधित उनको बढ़ावा देने के लिए इन सब चीजों को, जो पोतमाला जो हम पढ़ रहे हैं, गलछन माला जो है गले में पहनने वाली, चिरौंजी जो है आदिवासी गुड़िया जो है ना, जिसके क्षेत्र में 2 परमार बंधुओं को, रमेश परमार और इनको पद्मश्री भी मिला है, भील और भिला जनजाति द्वारा बनाई जाती है ना, आदिवासी। कोदोकुट की डिंडोरी, बालाघाट आदि जो श्री अन्न के अंतर्गत आता है, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, है ना। अनूपपुर में मुखोटा, है ना, एक प्रकार की काष्ठ शिल्प कला है, उसको बढ़ावा दिया जाने लगा। पिथोरा पेंटिंग जो हमारी हो गई, इसको जो धार की झाबुआ जनजाति में बहुत प्रचलित है, इसको जीआई टैग, ये आपको रटना है, कोई नहीं है, मतलब इसमें पढ़ाने वाला कोई संबंध है ही नहीं, आपको रटना ही रटना है इनको। इसीलिए इस सीरीज का नाम भी रट्टा मारी रखा गया है, कि आपको किन किन क्षेत्र में जीआई टैग से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको वो रटना ही रटना है ना। कोई आवश्यकता, वो सफेद मुसली छिंदवाड़ा, है ना, एक वन उत्पाद है, ये छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारे जनजाति, ये जनजाति जीआई टैग रंग है ना। तो इनको तो आप यूनिटी माल के अंतर्गत अवधारणा में इनको तो याद करके रखना ही रखना है। गवर्नमेंट बहुत इनके क्षेत्र में काम कर रही है, तो सीधी बात है वो पूछेगी भी वैसे ही, है ना। चिकाड़ा, डिंडोरी, छोटे छोटे जब आप इनको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, चिकाड़ा हो गया, बाना हो गया, बोलनी है, ढक्कन वाले टोकरी हो गया, है ना। ये हस्तशिल्प कला है, जनजातीय हस्तशिल्प, जो आखिरी का जो पन्ना है वो जनजातियों से संबंधित है, ये आपको रट कर रखना है, ठीक ना। कि कौन से गोंड पेंटिंग, है ना, गोंड पेंटिंग को भी दिया गया कि पाटनगढ़ गांव है, जो मध्य प्रदेश का जो पाटनगढ़ गांव है, ये डिंडोरी जिला में, है ना, जो स्थान है उसको, पाटनगढ़ गांव कहाँ है, डिंडोरी जिले में स्थित है। इसमें हस्त निर्मित कागज, कैनवास, प्राकृतिक और सिंथेटिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जो गोंड पेंटिंग जो बनाई जाती है, वो पाटनगढ़ गांव उसका बहुत फेमस है ना। वो कैनवास पर भी वो करेंगे, वो लोग बोर्ड पट्टी पर भी वो करेंगे, है ना, विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम, अब गोंड पेंटिंग से संबंधित जो फेमस कलाकार है, जनगढ़ सिंह श्याम, ननकुशिया श्याम, जापानी श्याम, दुर्गाबाई व्याम, भज्जू श्याम, धवत सिंह उइके चित्रकला के से जुड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्धियां है, जिनमें कहीं को पद्मश्री भी मिला है, ठीक है ना। तो आपको ये नाम उन भी याद करके रखना है कि इन सब चीज़ों के लिए। और जिन्होंने भी रणनीतिक 51 बैच को ज्वाइन नहीं करा है, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप रणनीतिक 51 बैच को ज्वाइन करिए, है ना। और मात्र 1499 में उपलब्ध है, और उसके साथ साथ पाइए आप रट्टा मार सीरीज के लगभग 100 से 140 टॉपिक, और उसके साथ 10,000 क्वेश्चन, और पॉकेट जो सीरीज है। पॉकेट मार मैंने इसलिए बोला कि मस्त आराम से उसको पॉकेट में रखो, एक कागज है, खट से पढ़ लो, 10 फैक्ट उसमें से एक आना तय है ना। इसलिए मैंने उसको पॉकेट मार बोला कि अगर कोई पॉकेट आपका मारे तो आप उसको बचा के रखना कि ये पॉकेट सीरीज का एक पार्ट है। जैसे पीछे से कोई पॉकेट मार लेता है, ऐसे आगे से भी कोई पन्ना निकाल कर नहीं ले जाए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, और फटाफट फटाफट जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।